नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी में। इंडियन ईयर बुक की सीरीज में आज हम देखेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को। इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। स्पेशली जो आपका यह नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, इससे संबंधित प्रश्न तो बहुत बार परीक्षाओं में आते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आप पूरा लाभ उठा पाए। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आइए समझते हैं आर्थिक राजनीतिक संरचना के इस भाग को। हम देखेंगे सबसे पहले तो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, जिसको कैग के नाम से स्पेशली जाना जाता है। यह एक संवैधानिक पद है, यह आप ध्यान रखिएगा, और यह विधायिका के प्रति कार्यपालिका जवाबदेह हो उसको सुनिश्चित करने का काम करता है। मतलब कार्यपालिका ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है, उसको यह सुनिश्चित करने का काम करता है। राज्यों में अगर हम देखें तो महालेखाकार मिलेगा, जो कि एक प्रतिनिधि है किसका, कैग का। अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक जो प्रावधान है वह हमको कैग से कनेक्टेड मिलते हैं। जो अनुच्छेद 148 है, 149 है, यह इसके कर्तव्य, इसकी शक्तियां, इसकी सेवा शर्तें, इन सब के विषय में प्रावधान करता है। और इसके अलावा कैग यह भी सुनिश्चित करता है कि जितने भी खातों की वह जांच करे उसको राष्ट्रपति के माध्यम से जो राज्यपाल हैं उनको भेजा जाए। कैग देखिए बेसिकली काम क्या करता है, आप एक बार में समझ लीजिए। ऑडिटिंग का काम यह करेगा, यह आप ध्यान रखिए। जितने भी सरकारी खर्चे होंगे, जितने भी राज्यों के खर्चे होंगे या किसी अन्य संस्था का खर्च, इसके बारे में ऑडिट करने के लिए सरकार इसको नियुक्त करे, उन सब के खर्चों की यह जांच करता है। अपनी रिपोर्ट किसको देगा, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को रखेंगे कहां, संसद के पटल पर। इतना सिर्फ आप ध्यान रखिए। अनुच्छेद 148 से लेकर 151 से संबंधित है। इसके द्वारा चेक क्या किया जाता है, मतलब यह किन चीजों की ऑडिट करता है, तो संघ और राज्य सरकारों की संचित निधि में जितने भी व्यय होते हैं और जितनी भी प्राप्तियां होती हैं उनकी यह जांच करता है। जब सामान्य बजट आता है उसके बाहर के जितने भी वित्तीय लेन देन है या आकस्मिक निधि से किए जाने वाले जितने भी व्यय हैं उनकी यह जांच करता है। केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर जितना भी पैसा आ रहा है या जा रहा है उसकी जांच का काम भी इसको सौंपा जा सकता है। कोई भी सरकारी विभाग है उससे संबंधित जितने भी लेन देन है, अगर इसको नियुक्त किया जाता है तो यह उनकी भी जांच करता है। जो छठी अनुसूची में स्वायत्त क्षेत्र हैं और क्षेत्रीय परिषदें हैं उनके खातों की भी यह जांच करता है। अनुच्छेद 148 के तहत इसकी नियुक्ति होगी। 6 वर्ष या 65 साल का इसका कार्यकाल होगा। मतलब 6 साल यह काम करेगा या 65 वर्ष की आयु तक यह काम कर सकता है। तो यह आप ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होगी। हटाने का तरीका क्या है, तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है उसको जिस तरह से हटाया जाता है उसी तरह से कैग को उसके पद से हटाया जा सकता है। कार्य क्या है इसके, यह संसद का एजेंट है एक तरह से और उसी के प्रति यह जिम्मेदार है। राष्ट्रपति को यह अपनी रिपोर्टें देगा जिसमें 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन है, जिसमें विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षक, वित्त लेखाओं पर लोक परीक्षा, सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। तो 3 रिपोर्टें बेसिकली यह राष्ट्रपति को सौंपता है। जो केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट है उसको भी यह राष्ट्रपति को सौंपेगा। अनुच्छेद 151 के तहत कर एवं शुल्क की शुद्ध आगमों का मतलब कितना आ रहा है उसकी यह निर्धारण और प्रशासन का काम भी देखेगा। अनुच्छेद 279 के तहत राज्य एवं केंद्र दोनों स्तरों पर यह नियंत्रण करेगा। तो जितने भी सरकारी खर्च हैं वह ठीक से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उसकी ऑडिटिंग का काम यह करेगा। अनुच्छेद 149 संसद को यह अधिकार देता है कि वह केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर या किसी भी प्राधिकरण या संस्था के जो अकाउंटिंग से संबंधित काम है उसको ऑडिट के लिए कैग के पास ट्रांसफर कर सकता है। इनके लिए एक नियम भी है, महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियों एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1971। इसी के तहत कैग काम करता है। जो सीक्रेट अकाउंटिंग है या जो गुप्त लेखा है वह कैग की परीक्षा पर सीमा लगाते हैं। यह आप ध्यान रखिएगा कि सरकार का कोई स्पेशल टास्क है जिसके लिए सरकार आम जनमानस को नहीं बताना चाहती कि इस पे किस तरह से खर्च हो रहा है, तो उसकी ऑडिटिंग का काम कैग नहीं करेगा। जो भारत की संचित निधि से धन निकासी है उस पर भी कैग का कोई नियंत्रण नहीं है। मतलब धन निकालने पर इसका नियंत्रण नहीं है, जब धन निकल जाएगा और जब खर्च हो जाएगा उस पर ऑडिट का काम यह करेगा और अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो आपकी कार्यकारिणी लोक राजकोष है उससे अगर धन निकालना है तो यह सिर्फ कैग की स्वीकृति से ही हो सकता है। 1968 से ये जो कैग है यह एक ऑफिस के रूप में है, मतलब एक ऑडिट बोर्ड के रूप में है और कई सारे विशेषज्ञ इसमें शामिल होते हैं और मिलकर यह काम करते हैं। जितने लेखा परीक्षक हैं
उन सबको देखते हैं। इस पद को पहली बार कब बनाया गया, यह आप ध्यान रखिए। तो 1860 में यह पद बनाया गया और एडमंड ड्रमंड पहले कौन थे, ऑडिटर जनरल। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे अंतिम कौन है, आजादी से पहले तो श्री वी नरहरि राव, यह अंतिम ऑडिटर जनरल है। ऑडिटर जनरल नाम है कब, आजादी से पहले। बाद में इसका नाम क्या मिलेगा आपको, कैग। तो कैग की व्यवस्था कब से है, 1950 से। और जो आपके ये श्री नरहरि राव हैं, जो कि अंतिम ऑडिटर जनरल थे, यही पहले कैग नियुक्त हुए और 1950 से लेकर 1954 तक इन्होंने काम किया। वर्तमान में कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि 2020 से नियुक्त हैं। तो गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में भारत के कैग हैं, यह आप ध्यान रखिएगा। अगला आप देख लीजिए भारत का अटॉर्नी जनरल। तो नियुक्ति किसके द्वारा होगी, राष्ट्रपति के द्वारा। जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता है, उसी योग्यता की आवश्यकता होगी अटॉर्नी जनरल के लिए। इसका काम क्या है, यह भारत सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देगा और जो भी काम राष्ट्रपति द्वारा सौंपे जाएं, उन सभी कानूनी कामों को यह करेगा। यह सरकार की तरफ से भाग लेगा भारत की सभी अदालतों में और सरकार के पक्ष को रखेगा। इसका कार्यकाल कब तक होगा, राष्ट्रपति की इच्छा पर, मतलब जब राष्ट्रपति चाहेगा इसको इसके पद से हटा सकता है। वर्तमान में कौन है, के वेणुगोपाल। तो आप ध्यान रखिएगा। सॉलिसिटर जनरल को देख लेते हैं। तो यह देश का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी है। अटॉर्नी जनरल की यह सहायता करता है। तो जो आपका ये अटॉर्नी जनरल था, उसी के एक सबऑर्डिनेट के रूप में यह हमको मिलता है, मतलब उसकी सहायता करता है। और जो विधि अधिकारी नियम और शर्तें, नियम 1987 है, उसी के तहत यह भारत सरकार की तरफ से पेश होता है। तो आप समझिए, ये आपका जो सॉलिसिटर जनरल है और जो आपका यह अटॉर्नी जनरल है, यह दोनों बेसिकली क्या काम करते हैं, सरकारी वकील के रूप में सरकार के पक्ष को कोर्ट में रखते हैं। तो आशा करता हूं इस बहुत शॉर्ट वीडियो में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो कि आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।